हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, हम लोग इस वीडियोस के सीरीज में कवर कर रहे हैं आपके आर्थिक परिदृश्य। जो आप लोग देख पा रहे हैं, परीक्षा वाणी की वार्षिकी है, जिसमें हम लोग भारत और विश्व के अंतर्गत प्रोडक्शन और स्टोरेज यानी कि भंडार कितना है और प्रोडक्शन कितना है, इन सभी से संबंधित चीज़ों को कवर कर रहे हैं। जो आपका लेटेस्ट एडिशन है, जिसमें आप देखोगे इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 है। बजट आपका जो 23 अप्रैल को आया था, 23 जुलाई को, सॉरी, 24-25 यूपी का बजट है एंड वैश्विक रिपोर्ट। इसमें हम लोगों ने अभी तक पहली क्लास में खनिज परिदृश्य का कंप्लीट किया था, जिसमें मिनरल्स के बारे में डाटा दिया गया था। और कल की क्लास में मैंने आपको कृषि से संबंधित जितने उत्पादन होते हैं, फसलों के, खाद्यान्न फसलों, चाहे तिलहन के, दलहनी के, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा बागवानी परिदृश्य की। कल की क्लास थोड़ी सी लंबी थी, 40 मिनट्स के आसपास थी, इससे पहले 50 मिनट्स के आसपास थी। लेकिन वो दोनों क्लास इतनी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि वहां से हर साल 1 से 2 प्रश्न आपको समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स में और पीसीएस के प्रीलिम्स में देखने को मिलता ही मिलता है। और ये इंपॉर्टेंट क्लासेस चला रहा हूं मैं, जहां से हर एक वीडियो से एक प्रश्न आने की पूरी गारंटी रहेगी। हर एक वीडियो से मैं कह रहा हूं, तो इसलिए बिल्कुल इन वीडियोस को मिस मत करना। प्लेलिस्ट में जाके इनकी 2 क्लासेस जरूर देख लो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को। अब यहाँ पर मैं पूरी की पूरी बुक नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि जिसको मैंने पहले से ही अंडरलाइन कर दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जो पीवाईक्यूज के एनालिसिस के हिसाब से किया गया है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न सबसे अधिक पूछे जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था और मिनरल्स की रिपोर्ट भी हमने पढ़ ली थी। लेकिन आज हम पढ़ेंगे बागवानी और उसमें फसल उत्पादन के बारे में भी बात करेंगे, यानी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स प्रोडक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखोगे, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आसानी से आप लोगों को देखने में आसान हो जाए। यहाँ पर आप देखोगे कि राष्ट्रीय बागवानी, अगर मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर जो है कि पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इसको परसों ही मैंने इसको पोस्ट कर दिया था, जितना ये आप देख पा रहे हैं इस समय। तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे, सबसे पहले बात हो रही है कि भाई नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड यानी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर आपके गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है। बात करते हैं अगर 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार कि 2022-23 में जो बागवानी का उत्पादन हुआ है, कितना हुआ है? 355.48 मिलियन टन हुआ है। हालांकि इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, बस एक बार आंकड़ा याद रहेगा, एक बार सुने रहोगे, वीडियो 2-3 बार देख लोगे तो याद हो जाएगा। बहुत इस पर जोर नहीं देना, इस चीज़ को, जिन चीज़ों पर आपको जोर देना है, जिन पे फोकस करना, वो अभी मैं आगे आपको बताते चलूंगा। अच्छा, ये तो हो गया पूरा बागवानी का प्रोडक्शन कि कितना मिलियन टन जो है कि हमने बागवानी फसलों का उत्पादन किया है। लेकिन बागवानी क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 28.44 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में इनकी खेती की जाती है। जैसे खाद्यान्न फसलों के बारे में मैंने कल बताया था, तिलहनों के बारे में बताया था कि कितना प्रोडक्शन आपके चावल का हो रहा है, कितना गेहूं का हो रहा है, कितना फुल तिलहनों का हो रहा है, कितना दलहन फसलों का हो रहा है, कितना गन्ने का हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से बागवानी फसलों का भी आपको टोटल अमाउंट पता होना चाहिए कि कितना प्रोडक्शन 2022-23 में हुआ है और बागवानी क्षेत्रफल कितना कवर कर रहा है, तो 28.44 मिलियन हेक्टेयर। अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फसल उत्पादन की। फसल उत्पादन को हम पोमोलॉजी भी कहते हैं। कई बार आप लोग ये पढ़ते हो ना एनवायरमेंट में या साइंस में कि पोमोलॉजी किसे कहते हैं, तो फलों को कहते हैं। तो यहाँ पे वर्ल्ड स्तर की भी हम बात करेंगे कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने मार्च 2023 में अपनी जो लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की थी फसल के बारे में, उसमें कहा था कि 2020 में विश्व में सर्वाधिक फल का उत्पादन कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे भारत और थर्ड नंबर पे ब्राजील। तो आपको भारत को, अगर टॉप 3 में कहीं पर भी आता है भारत, तो आपको उसे याद करना जरूरी है। तो वैश्विक स्तर पे फलों का उत्पादन चीन कर रहा है, सेकंड नंबर पे भारत कर रहा है और थर्ड नंबर पे ब्राजील कर रहा है। तो ये 2020 में प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन आप देखोगे रिपोर्ट 2023 की लेटेस्ट यही है। और अगर हम भारत में बात करते हैं कि भारत दुनिया में कौन कौन से फल ऐसे हैं जिनमें अग्रणी या पहला स्थान रखता है, तो आम के प्रोडक्शन में, पपीते के प्रोडक्शन में, नींबू के प्रोडक्शन और केले के प्रोडक्शन में पहला स्थान रखता है। ये केवल फलों की स्थिति बता दी, हालांकि आम तो आपको पता है पहले से ही। साथ ही साथ आप देखोगे नींबू, केला, पपीता, इनका भी प्रोडक्शन सबसे अधिक भारत करता है दुनिया में। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अभी जो रिपोर्ट आपके सामने जो लाइन इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता दी। अब हम आगे चलते हैं, अगले पेज पे अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे, तो अगर आप अपने जो रिपोर्ट के अनुसार, जो भारत सरकार के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई लेटेस्ट आंकड़ा, उसमें बताया गया कि सीड्स फल उत्पादक राज्य कौन है। तो हमारे भारत में सबसे अधिक फलों का उत्पादन कौन करता है? आंध्र प्रदेश करता है। दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे आता है आपका उत्तर प्रदेश। अब आपके दिमाग में आएगा कि नहीं सर, आप कहीं गलत तो नहीं बता रहे, क्योंकि आम का सबसे अधिक प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश करता है, अमरूद का भी उत्तर प्रदेश करता है। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि टोटल फल की बात हो रही है, जैसे फल की वैरायटी मान लो 100 से अधिक है, तो सभी प्रकार के
फलों को मिला के टोटल क्वांटिटी जो प्रोडक्शन किया जा रहा है वो सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पे आम का ही सबसे अधिक हो या अमरूद का या केले का, वहाँ जो भी दक्षिण भारत का फेमस फल होगा उसका प्रोडक्शन होगा। टोटल अगर हम बात करें तो यूपी जो पूरे प्रोडक्शन जितना भी हुआ है उसमें भारत सरकार के अंतर्गत यूपी ने 10.96 यानी अप्रॉक्स 11% का योगदान दिया है पूरे फल के प्रोडक्शन में। अब यहाँ पे हम अलग अलग फलों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट राज्यों को पढ़ेंगे जो कि फल के उत्पादन में भी थर्ड एस्टीमेट एनुअल आया हुआ है, एनुअल एस्टीमेट। अब 2021-22 का यही लेटेस्ट डाटा है, आप चाहे तो जाके देख सकते हो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट पर भी। कल मैंने आपको बताया भी था कि कृषि का जो आंकड़ा मैंने पढ़ाया था वो 4 जून 2024 को आया हुआ है, जो खाद्यान्न फसलों का, जिसमें खरीफ और रबी की फसल इंक्लूड है। साथ ही साथ एमएसपी के बारे में भी मैंने कल बताया था, तो वो सबसे लेटेस्ट डाटा था इसलिए मैंने उसको डिस्कस कर दिया। लेकिन फल का भी लेटेस्ट डाटा यही है जो 2021-22 के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप लोगों ने हमेशा से पढ़ा है अभी, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना कि पहले नंबर पे दोस्तों आपका यूपी रहेगा। आम में सबसे अधिक उत्पादन कौन कर रहा है, पहले नंबर पे यूपी है और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश रहेगा। बाकी आंवले की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक आपके उत्तर प्रदेश में ही आंवले का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ का जिला जो इलाहाबाद से बाउंड्री शेयर करता है, रायबरेली से बाउंड्री शेयर करता है, जौनपुर से बाउंड्री शेयर करता है, यहाँ पर सबसे अच्छी क्वालिटी के आंवले का प्रोडक्शन होता है और यहीं से आंवले का मुरब्बे का मार्केट भी किया जाता है। अगर हम केले की बात करेंगे तो केले का सबसे अधिक प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश में, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आता है। अमरूद के बारे में बात करेंगे तो अमरूद में भी उत्तर प्रदेश आपका नंबर 1 पे आता है। फिर नारियल की बात करते हैं, क्योंकि नारियल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है नारियल से भी। नारियल का सबसे अधिक इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कर्नाटक कर रहा है, सेकंड नंबर पे आपका तमिलनाडु आता है और थर्ड नंबर पे आपका केरल आता है। अगर हम बादाम की बात करेंगे, जी हाँ, वही जो बादाम आप लोग खाते हैं जो दिमाग बढ़ता है जिससे, तो जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक बादाम होता है। ऐसा ना हो कि आप लोग साउथ इंडिया में चले जाएं, भले ड्राई फ्रूट्स हमारे साउथ इंडिया में सबसे अधिक प्रोडक्शन किया जाता है, परंतु फिर भी आपको याद रखना है कि किसको, जम्मू कश्मीर में जो है कि बादाम होता है। सेब की बात करेंगे तो सेब आपके जम्मू कश्मीर में ही सबसे अधिक रहेगा। और सुपारी और कोकोआ की जरा बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सुपारी की अगर आप बात करोगे तो कर्नाटक में सबसे अधिक सुपारी होती है, इवन कि भारत का लगभग 2/3 से अधिक प्रोडक्शन सुपारी का कर्नाटक में ही होता है। फिर केरल हो जाएगा और लास्ट में असम हो जाएगा। कोकोआ की बात करेंगे तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा सबसे पहले, फिर केरल हो जाएगा और फिर कर्नाटक हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। वैश्विक स्तर पर अगर आप देखोगे तो इन फलों के अभी तक कोई ऐसे प्रश्न पूछने की संभावना नहीं रही है। चलिए अब हम आगे बात करेंगे, वेजिटेबल के प्रोडक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ आप देखोगे कि सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं, ओलेरी कल्चर कहते हैं। और ओलेरी कल्चर में यानी 2022-23 के अकॉर्डिंग सब्जियों का टोटल उत्पादन कितना हुआ, 204.96 मिलियन टन हुआ है। और इसमें आपको क्या जानना चाहिए कि सब्जी के उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे नंबर पे आता है। यानी कि भारत में जो सब्जियों का प्रोडक्शन किया था टोटल वैल्यूज के माध्यम से, तो चीन के बाद दूसरे नंबर पे आता है। और कुल सब्जी उत्पादन में भारत का जो विश्व स्तर पे योगदान है वो लगभग 11.88% है, यानी 11.88% है इसका पूरे विश्व में उत्पादन में। अब यहाँ पे कुछ राज्यों की बात कर लेते हैं। जैसे अगर आप देखोगे कि कुल सब्जी उत्पादन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि भारत में सबसे अधिक उत्पादन अगर सब्जियों का करता है तो वो हमारा उत्तर प्रदेश करता है कुल सब्जियों में। अब यहाँ पे कुल सब्जियों की हम अलग अलग वैरायटी की बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि आलू भी सब्जी में काउंट होता है, फूल गोभी हो गया, मटर, टमाटर, ये सभी चीज़ें तो सब्जियों में है। लेकिन अगर हम कुल सब्जी की बात करेंगे तो पूरे भारत का लगभग 15% के आसपास उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, जो पहले नंबर पर है। दूसरा नंबर आता है आपका पश्चिम बंगाल का, जो कि कुल सब्जियों के उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। और तीसरा नंबर आपका आता है मध्य प्रदेश का। किसका आता है, मध्य प्रदेश का आता है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का थर्ड एडवांस जो एस्टिमेटेड आ चुका है उसके बारे में बात हुई है। अब यहाँ पे हम सब्जियों के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य में भी देखेंगे कि कुछ प्रमुख सब्जियों के बारे में बात करें। जैसे आलू की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक होता है आलू, फिर पश्चिम बंगाल में होता है। प्याज की बात करेंगे तो नो डाउट प्याज आपके महाराष्ट्र में सबसे अधिक होती है, सेकंड नंबर पे एमपी है। टमाटर की बात करें, क्योंकि टमाटर की प्राइस बहुत अप एंड डाउन होती है, तो अक्सर लोग जो है कि इस चीज को लेकर रील्स भी बना रहे थे, मीम्स भी बनाया गया। डोनाल्ड ने क्या कर दिया, मैकडी ने सीधे मना ही कर दिया कि हमें अच्छी क्वालिटी के टमाटर नहीं मिल रहे हैं। तो टमाटर के प्रोडक्शन में आप देखोगे एमपी सबसे अधिक हो रहा है, फिर सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए पुष्प उत्पादन की बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे, पुष्प उत्पादन। तो पुष्प उत्पादन कोई खास है नहीं, बस इतना जान लो कि भारत के अंतर्गत कर्नाटक सबसे अधिक फूलों का उत्पादन कर रहा है, फिर तमिलनाडु और फिर आंध्र प्रदेश। लेकिन हम मसाले की बात जरूर करेंगे। मसाला इंपॉर्टेंट है दोस्त, लेकिन मसाले के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां भी हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें कि भारत मसालों का, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं
तो भारत आपके मसालों का और मसालों के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और निर्यातक भी है। यानी कि मसालों के साथ साथ जो मसालों से बनने वाले जो प्रोडक्शन होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, उनका भी उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक भी है। यानी यहाँ पे आयातक नहीं। जबकि आपने दाल के बारे में कल मुझसे क्या पढ़ा था, दाल में भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक भी हो गया विश्व में और सबसे बड़ा जो है कि उपभोक्ता भी हो गया, लेकिन सबसे बड़ा आयातक भी हो गया, क्योंकि भारत में जो मध्यम वर्ग है उसके लिए प्रोटीन का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है, दाल होता है। इसीलिए दाल का आयात करते हैं, लेकिन मसाले को हम निर्यात करते हैं। 2022-23 के अनुसार देश में सर्वाधिक मसालों का उत्पादन अब एमपी कर रहा है। आप लोगों के जो दिमाग में जो छवि बैठी हुई ना कि साउथ इंडिया में आए थे वास्को डिगामा और भी लोग आए थे, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, उन्होंने मसालों का व्यापार बढ़ावा दिया, तो वो माइंड से अपना निकाल दीजिए। क्यों निकाल दीजिए? क्योंकि अब केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु का भी स्कोर जो है कि बहुत पीछे जा चुका है। ठीक है, अब आपके पश्चिमी और मध्य इंडिया के जो है कि स्टेट जो है कि इसमें अपने आप को मोनोपोली स्थापित कर रहे हैं। आप देखोगे कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मसालों का उत्पादन हो रहा है, सेकंड नंबर पे राजस्थान में सबसे अधिक उत्पादन हो रहा है, थर्ड नंबर पे आपके गुजरात में उत्पादन हो रहा है, तब जाके कहीं साउथ इंडिया के स्टेट आ रहे हैं। तो पहले नंबर पे मध्य प्रदेश टोटल मसालों का उत्पादन कर रहा है, फिर सेकंड नंबर पे राजस्थान और थर्ड नंबर पे आपका गुजरात हो गया। यहां पर देख लेते हैं कि वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पे संसार में सर्वाधिक जो मसाला उत्पादक राष्ट्रों में भारत प्रथम स्थान पे, यह भी मैंने ऊपर आपको बता दिया। सेकंड नंबर पे इथोपिया है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे कुछ एक टाइटल दिया था, जैसे मसालों का जो राजा माना था वो काली मिर्च मानी जाती है, जो कि कार्डमम पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी पे जो इलायची उत्पादित होती है उसे हम रानी की उपमा देते हैं। जैसे मसालों का राजा काली मिर्च हो गया और मसालों की रानी इलायची हो गई। अब यहाँ पे हम इंडिविजुअली भी पढ़ेंगे कि काले मिर्च का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होगा, कर्नाटक में होगा। कहाँ पे होगा दोस्तों, कर्नाटक में होगा। सेकंड नंबर पे केरल। तो केरल में हालांकि आप देखोगे सेकंड नंबर आता है, लेकिन वहीं जो कार्डमम इलायची के लिए फेमस है पहाड़ियाँ, तो छोटी इलायची मतलब जो हरी वाली इलायची होती है ना, जिसे हम लोग चाय वगैरह में या हलवे में या सेवई खीर वगैरह में डालते हैं, खुशबू उसकी बहुत अच्छी होती है, टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो उसमें केरल का सबसे नंबर 1 उत्पादन हो गया और तमिलनाडु आपका सेकंड नंबर में आता है। थर्ड नंबर इंपॉर्टेंट है हल्दी, क्योंकि हल्दी इस समय लगातार चर्चा में रह रही है और हल्दी का एक बोर्ड भी बनने वाला, हल्दी उद्योग बोर्ड या हल्दी अनुसंधान बोर्ड इंपॉर्टेंट है। इसीलिए याद रख लेना कि हल्दी आपके महाराष्ट्र में होती है, सेकंड नंबर पे तेलंगाना है और थर्ड नंबर पे कर्नाटक है। तो हल्दी का उत्पादन महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक। लौंग को भी थोड़ा सा देख लेना, लौंग जो है कि तमिलनाडु पहले नंबर पे आएगा और कर्नाटक सेकंड नंबर पे आ जाएगा। अब यहाँ पर हम कुछ थोड़ा सा मसालों का निर्यातक और आयातक देख लेते हैं। एक तो ये पीडीएफ पता नहीं क्यों इतनी स्लो चल रही है, जबकि मेरा टैब अपडेट है फिर भी बहुत स्लो काम कर रहा है। आई थिंक लगता है किसी ने हैक किया है, एंटीवायरस आ गया है। चलो एंटीवायरस तो बाद में निकालेंगे हम। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी, कब आई थी दोस्तों, अभी मैंने आपको बताई थी मार्च 2023। इसके अनुसार शीर्ष निर्यातक राष्ट्रों की अगर हम बात करें कि मसाले को सबसे अधिक कौन निर्यात कर रहा है, तो भारत कर रहा है और चाइना कर रहा है। अगर आयात करने की बात करेंगे तो यूएसए सबसे अधिक आयात कर रहा है और दूसरे नंबर पे सऊदी अरब मसालों का आयात कर रहा है। तो निर्यातक हम तो हैं ही हैं, सेकंड नंबर पे चाइना है और आयातक के रूप में अगर हम देखते हैं तो आपको सऊदी अरब और यूएसए देखने को मिलेगा, यानी यूएसए आपका फर्स्ट पोजीशन आएगी। अब चलते हैं कृषि संगणना रिपोर्ट, जो आप एग्रीकल्चर रिपोर्ट पढ़ते हो ना, काउंटिंग जो 2015-16 की अभी चल रही है, इसके बाद की अभी कोई काउंटिंग नहीं हुई है। तो इसमें भी जरा समझ लेते हैं कि भारत में वर्ल्ड सेंसस ऑफ एग्रीकल्चर कार्यक्रम के तहत पहली जो कृषि संगणना की गई थी, फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस 1970-71 में कराई गई थी और उसके बाद ये प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पे की जाती है। हालांकि वर्तमान में देश की 10वीं कृषि संगणना 2015-16 को जारी की गई थी। तो ये जो 2015-16 के हिसाब से जो हम आंकड़ा पढ़ते हैं, ये 10वीं कृषि संगणना थी। पहली इसकी शुरुआत कब की गई थी, 70-71 में की गई थी। तो 2019 में जो कृषि संगणना 2015-16 के प्रथम चरण के आधार पे कुछ रिपोर्टिंग की गई है, उस रिपोर्टिंग को हम लोग पढ़ेंगे 2019 के आंकड़ों के अनुसार। तो ये जो आंकड़े हैं ये फिक्स होते हैं और आपने हमेशा इसको पढ़ा है, कुछ और नहीं है दोस्तों। जो आपकी भूमि होती है जिस पे आप कृषि करते हो, जिसे हम लोग जोत बोलते हैं इकोनॉमिक्स के टर्म्स में, उसका डिवीजन किया गया। तो डिवीजन कितने कितने हेक्टेयर को लेके किया गया। अगर जैसे हम कहें कि सीमांत जोत पूछा जाए, सीमांत का मतलब होता है जिसके पास बहुत ही कम भूमि होती है खेती किसानी करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं अगर 1 हेक्टेयर या उससे कम भूमि आपके पास है तो आप सीमांत जोत में आएंगे। फिर उसके बाद आता है आपका लघु जोत। लघु जोत में क्या होता है, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच अगर आपके
पास जमीन है खेती करने के लिए तो आप लघु सीमांत हो जाएंगे, लघु जोत। अगर आपके पास 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में खेती करने के लिए जमीन है तो आप अर्ध मध्यम जोत कहलाएंगे। और अगर आपके पास 4 से 10 हेक्टेयर तक के बीच की जमीन है खेती करने के लिए तो आप क्या कहलाएंगे, मध्यम जोत कहलाएंगे। उसके बाद 10 से अधिक की अगर हम बात करते हैं तो बड़ी जोत कहलाती है। क्या कहलाती है, बड़ी जोत कहलाती है। ये 10 से अधिक की होती है। तो कुल मिला के अगर आपके पास 1 हेक्टेयर या उससे कम जो है कि आपके पास भूमि है खेती करने के लिए तो आप सीमांत जोत में आएंगे। अगर आप 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में तो लघु जोत हो जाएगी, 2 से 4 के बीच में तो अर्ध मध्यम जोत, और 4 से 10 के बीच में तो मध्यम जोत हो जाएगी। और उसके बाद बड़े जोत 10 हेक्टेयर से अधिक होते हैं। कई बार प्रश्न क्या करता है कि 3 कैटेगरी बनाता है। एक बनाता है सीमांत जोत जहाँ पे 1 हेक्टेयर से कम हो गया, दूसरा बनाता है आपका लघु जोत जो कि 2 से 10 हेक्टेयर डायरेक्ट दे देता है, या तो मध्यम जोत का नाम भी दे देते हैं, और 10 से ऊपर की बात करेंगे तो बड़े हेक्टेयर वालों को तो बड़े जोत हो जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ और भी आंकड़े हैं, जैसे अगर हम इंपॉर्टेंट आंकड़ों की बात करें तो एग्रीकल्चर सेंसस के अकॉर्डिंग 2015-16 के अनुसार भारत में क्रियाशील जोतों यानी कि ऑपरेशनल होल्डिंग्स के औसत आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा जोत का आकार आपको नागालैंड में देखने को मिलेगा 4.87 हेक्टेयर का, और जबकि न्यूनतम औसत जोत का आकार देखेंगे तो केरल में है 0.18 हेक्टेयर का। ध्यान देना कि यहाँ पे औसतन की बात की जा रही है, नहीं तो इससे बड़े बड़े जोत के आकार तो आपको हरियाणा और पंजाब में देखने को मिल जाएंगे, इवन कि पश्चिमी यूपी में देखने को मिल जाएगा। लेकिन नागालैंड में 4.87 हेक्टेयर जो कि औसतन सबसे बड़ा जोत माना जाता है, और न्यूनतम आपके केरल में आता है 0.18 हेक्टेयर। तो ये आपके क्रियाशील जोत हो गए। यहां पर आप देखोगे 2015-16 में देश की कुल 146.45 मिलियन क्रियाशील जोतों में से जो ऑपरेशनल होल्डिंग्स होती हैं उनमें से सर्वाधिक क्रियाशील जोत धारकों की अगर हम संख्या की बात करें, जो उस किसान की बात कर रहा है, यानी कि जो खेती करने वाले जोत धारक होते हैं, जो उस भूमि पे खेती करते हैं, उनकी सबसे अधिक संख्या आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगी। लगभग 23.82 मिलियन किसान हैं। कितने किसान हैं? 23.82 मिलियन। और दूसरा बिहार का नंबर आता है जो कि कितना हो गया आपके लगभग 16.41 मिलियन। ये सेकंड नंबर पे बिहार होता है। तो ये भी कुछ चीजें पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। और अगर मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर आप देखोगे हमारे सीमांत कृषक कितने हैं तो सबसे अधिक मिलेंगे 80.18 प्रतिशत के हिसाब से आप देखोगे। और उसके बाद लघु की अगर हम बात करेंगे तो 12.63 और अर्ध मध्यम की तो 5.51। लेकिन सबसे अधिक अगर बृहद आकार की जोत देखोगे तो 0.10 से भी कम है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा आपको आंकड़ा पता होना चाहिए कि सीमांत जोत हमारे यहाँ सबसे यूपी में कितनी है, लगभग 80% के आसपास है। तो यहाँ तक तो मैंने आपको जो टॉपिक अभी मैंने आपको पढ़ाया वो आपका हो गया बागवानी से संबंधित। लेकिन लगे हाथ हम लोग पशुपालन और डेयरी प्रोडक्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं, जिससे कल फिर हम लोग जो मैं आपको 2 टॉपिक देता हूं, आप 2 में से कोई भी एक टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि दोनों टॉपिक से एक एक प्रश्न आना ही आना है। एक फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR की, इंडियन फॉरेस्ट जो रिपोर्ट आई हुई थी 2021 में, एक तो वो हमारे पास टॉपिक है, और दूसरा टॉपिक हम न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ सकते हैं या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पढ़ सकते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का कितना इस समय पूरा यूनिट हो चुका है, कितना हमारे पास मेगावाट क्षमता हो चुकी है, और किन किन क्षेत्रों की सबसे अधिक योगदान है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा। तो ये 2 यूनिट आपके पास में कमेंट सेक्शन में आप बता देना, जिस पे सबसे अधिक आप डिमांड करेंगे या तो फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ा दूंगा या फिर आपको मैं न्यूक्लियर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में आपको बता दूंगा। और अगर कोई भी कमेंट नहीं करोगे, ज़्यादा कमेंट नहीं करोगे, तो फिर मुझे इन दोनों में से जो इंपॉर्टेंट लगेगा पहले वो कराऊंगा दोनों, चाहे आज कर लो चाहे कल कर लो। चलो अब हम टॉपिक पे आते हैं अपने पशुपालन और दुग्ध उत्पादन, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी प्रोडक्शन इसको कहते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। तो यहां आप देखेंगे कि भारत विश्व में पशुधन की संख्या में दृष्टि से पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आपका ब्राजील है और तीसरे नंबर पे चाइना है। पशुधन का मतलब हो गया लाइव स्टॉक की बात करेंगे तो सबसे अधिक जो पशुधन की संख्या है वो आपके भारत में है। दूसरे नंबर पे कौन सा देश आता है? ब्राजील आता है। और तीसरे नंबर पे कौन आता है? चाइना। तो तीसरा याद भी ना रहे तो भी चलेगा, लेकिन पशुधन मामले में भारत नंबर 1 होता है। और अगर हम बात करें कि जो 20वीं पशुधन गणना हुई थी जो 2019 में हुई थी, यही सबसे लेटेस्ट है। इसके बाद अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है पशुओं की। तो इसमें गाय और बैल, जिनके ग्रुप को क्या कहता है? कैटल कहा जाता है। गाय बैल की संख्या से शीर्ष राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। यानी कि गाय बैलों की जो सबसे अधिक संख्या मिलती है पश्चिम बंगाल में होती है, जबकि सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है और थर्ड नंबर पे आपका MP आ जाएगा। लेकिन इसी 20वीं पशुधन
संगणना 2019 के अनुसार आप देखोगे सर्वाधिक भैंसों की संख्या अगर देखोगे तो उत्तर प्रदेश में अधिक है, फिर सेकंड नंबर पे राजस्थान की बात करेंगे। क्या होता है, कई बार इसको मिलान करने के लिए दे देता है और यही सारे प्रोडक्शन, यही सारे प्रश्न आपके एग्रीकल्चर से पूछे जाते हैं। जो आप लोग अलग से पूछते हो खेती करने की पद्धति, तो वहां पे जो प्रोडक्शन होता है, फसल होती है, उनके बारे में पूछा जाता है, उनसे रोग पूछे जाते हैं, उनके बारे में जो जो फर्टिलाइजर यूज होते हैं उन सब के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, जो सिंपली किसी एक किताब से कवर नहीं हो पाता है। वो सबसे बेस्ट होती है आर्थिकी, आप पढ़ लो, या घटना चक्र की, या फिर परीक्षावाणी की। मार्केट में यही अवेलेबल थी, मैं इसको लेकर आया, जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे मैंने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है ये आपके ऊपर निर्भर करेगा, फिर आप अपना देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपके अगर गलत होंगे तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि एग्जाम से पहले पहले, इवन कि सितंबर में ही सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करा दूं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड हैं। उसके साथ साथ मैं सोच रहा हूं 1 से 2 दिन में, जैसे ये मैराथन मॉडर्न हिस्ट्री की कंप्लीट हो जाएगी, घटनाचक्र शॉर्ट नोट्स की मैं बना रहा हूं, इकोनॉमिक्स के 3-4 क्लासेस रह गई है घटनाचक्र शॉर्ट नोट्स की, उसके बाद मैं आपको रेगुलर बेसिस पे एक सीसैट के पीवाईक्यूज कराऊंगा और कुछ सीसैट के इंपॉर्टेंट चीजें भी बताते हुए चलूंगा। तो परेशान मत होना, सीसैट की भी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस में कराते हुए चलूंगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 2022-23 का जो लेटेस्ट आंकड़ा है, इसमें भारत में दूध उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे आ चुका है। अब बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होगा कि सर हमने तो पढ़ा है कि राजस्थान पहले स्थान पे है। राजस्थान पिछली बार था, अब जो है कि हमारा उत्तर प्रदेश आ गया है। भारत में जितना भी दूध का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें 15.7% योगदान उत्तर प्रदेश का है और इसी के साथ पहला नंबर आता है। दूसरा नंबर आपके राजस्थान का आता है दोस्तों, दूसरा नंबर राजस्थान का आएगा, यहाँ पे लिखा है क्रमशः में, और तीसरा नंबर आपके एमपी का आता है जो कि तीसरे नंबर पे आता है। तो दूध का प्रोडक्शन भी यूपी में सबसे अधिक हो रहा है। लेकिन और भी चीज की बात करें, वैश्विक स्तर पे सर्वाधिक दूध का उत्पादन भारत राष्ट्र ही करता है, जो संपूर्ण वैश्विक दूध का लगभग 23% उत्पादन करता है, और सेकंड नंबर पे आपका यूएसए आता है सेकंड नंबर पे। और यहाँ पे कुछ और जानने की चीजें हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट, जिस प्रकार से पूरे दुनिया में भारत में सबसे अधिक आपको लाइव स्टॉक देखने को मिलते हैं, पशुधन संख्या, ठीक उसी प्रकार से पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या पशुधन की कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है, सेकंड नंबर पे राजस्थान में है, थर्ड नंबर पे एमपी में। ठीक यही सेम क्रम आपको दूध में भी देखने को मिला था। मैंने अभी आपको बताया कि गाय और बैल, जैसे हम कैटल कह देते हैं, इसमें पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पे यूपी है। लेकिन अगर केवल भैंसों की संख्या की बात करेंगे तो यूपी आपका पहले नंबर पे आएगा। उसी तरीके से दूध के प्रोडक्शन में यूपी पहले नंबर पे आता है, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे एमपी। ठीक उसी प्रकार से पशुधन गणना की बात करें, लाइव स्टॉक संख्या की बात करेंगे तो यूपी पहले नंबर पे, दूसरे पे राजस्थान और तीसरे पे एमपी आता है। हालांकि इसमें मिथुन जो वर्ड होता है, मिथुन के अंतर्गत अगर आप देखो, मतलब पशुधन के अंतर्गत गाय, बैल, भैंस, भेड़, सुअर, घोड़े, खच्चर, गधे, ऊंट, याक, मिथुन, इन सभी की गणना की जाती है। पशुधन में इन सभी की ही गणना की जाती है। अब आगे चलते हैं, एक मधुमक्खी पालन जिसको हम एपीकल्चर भी कहते हैं या बी कीपिंग भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट कुछ इसमें खास था नहीं, मेरे को मिला भी नहीं। एपीकल्चर बस याद रख लेना, मधुमक्खी पालन को कहते हैं। और 2021-22 के अनुसार सबसे अधिक जो शहद का उत्पादन किया गया वो हमारे उत्तर प्रदेश में किया गया। सेकंड नंबर पे पश्चिम बंगाल, थर्ड नंबर पे पंजाब आता है। अच्छा, मधुमक्खी में प्राकृतिक अनिषेक जनक इसमें भी पाई जाती हैं और जो शहद का निर्माण होता है उसमें सुक्रोज का क्या होता है, डेक्ट्रॉस में परिवर्तन होता है। जो सुक्रोज होता है उसका डेक्ट्रॉस में परिवर्तन हो जाता है। चलिए अब यहां पर कुछ और भी आंकड़े हैं, जैसे मत्स्य पालन से संबंधित अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप देखोगे मत्स्य पालन के संबंध में कि भारत विश्व का, यहां पे देखोगे कि भारत विश्व का कुल मछली उत्पादन में दूसरा नंबर आ चुका है भारत का। और अंतर्देशीय मछली उत्पादन में अगर आप देखोगे तो यहां पे दूसरा स्थान इस पे भी रखता है। यानी कि पूरा का जो कुल मछली उत्पादन का मतलब क्या हो गया, जो तटीय क्षेत्रों से आप कर सकते हो प्रोडक्शन, जो तट के किनारे किनारे जो प्रोडक्शन होता है ना समुद्री मछलियों का, या फिर इनलैंड का मतलब क्या हो गया कि नदियों से, झीलों से, तालाबों से जो आप एक्वाकल्चर करते हो, इन सभी को काउंट कर लिया जाता है। अगर हम अपने राज्यों की बात करें तो 2021-22 में कुल मछली उत्पादन, यहाँ पे कुल वर्ड यूज किया जा रहा है, तो इसमें आंध्र प्रदेश आपका पहले नंबर पे आता है और बंगाल जो है आपका दूसरे नंबर पे आता है, पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे। और अगर आप यहाँ पे अंतर्देशी इनलैंड मछली उत्पादक को देखेंगे तो अभी मुझे याद है कि जो गुजरात में इनलैंड फिशरीज का जो अवार्ड दिया गया था वो हमारे उत्तर प्रदेश को दिया गया था, पहला अवार्ड, क्योंकि सबसे अधिक इनलैंड फिशरीज में उत्तर प्रदेश का नाम आता है। इनलैंड फिशरीज का मतलब होता है कि आप अपने राज्य के अंतर्गत नदी में,
तालाब में, झील में, नहरों में जितना अधिक मछली का पालन करते हैं उसकी टोटल अमाउंट को काउंट किया जाता है। लेकिन इसमें यहाँ पे आंध्र प्रदेश दिया गया था दोस्तों। मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च किया, इवन कि गूगल पे भी, वेबसाइट पर भी, लेकिन मुझे कुछ क्लियर आंकड़ा नहीं मिला। लेकिन मुझे ये पता है कि जब हम लोग मार्च में स्टडी कर रहे थे यूपी पीसीएस के लिए, तो मैंने बाकायदा पढ़ाया था कि इनलैंड फिशरीज में सबसे अधिक यूपी है। तो एक बार प्लीज आप लोग जो है कि इसको करेक्ट करिएगा कि यूपी पहले नंबर पे आता है इनलैंड फिशरीज में या फिर आंध्र प्रदेश आता है। अच्छा, समुद्री फिशरीज की बात करेंगे मरीन में, तो यहाँ पे गुजरात सबसे अधिक आएगा, फिर सेकंड नंबर पे केरल होगा और थर्ड नंबर पे आपका तमिलनाडु, फोर्थ नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश होगा। तो ये देखिए मरीन वाले में तो सही है आंकड़ा, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। हालांकि केरल सेकंड पे था, मैंने ये अपडेट कर दिया था यहाँ पे, लेकिन इनलैंड वाले में नहीं मिल रहा है। और टोटल में अगर हम देखें तो इसमें मरीन और इनलैंड दोनों इंक्लूड कर दोगे तो आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे आ जाएगा। तो ये फिशरीज था। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको रेशम के उत्पादन के बारे में भी बताना चाहूंगा। चलो पढ़ लेते हैं। रेशम के उत्पादन को क्या करते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम चीन में हुआ और इसको सिल्क रूट भी कहा जाता है वहां पे जो है कि। हालांकि चीन प्राकृतिक रेशम का उत्पादन में विश्व में पहला स्थान रखता है और दूसरा स्थान हमारे भारत का आता है। तो हमारा भारत भी पीछे नहीं है किसी भी मामले में, या तो पहले पे रहेगा नहीं तो दूसरे से नीचे बहुत कम जाता है। 1948 में संसद के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना की गई थी। और ध्यान से सुनने वाली बात है कि केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना बंगलुरु में की गई थी, कर्नाटक में, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि टोटल रेशम के उत्पादन में कर्नाटक का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। लगभग 44% से अधिक प्रोडक्शन अकेले कर्नाटक ही करता है। इसीलिए बंगलुरु में ही केंद्रीय रेशम बोर्ड भी स्थापित किया गया। हालांकि सांविधिक संस्था है। पिछली बार अभी आपने 11 फरवरी को समीक्षा अधिकारी पेपर दिया होगा, तो उसमें याद होगा आपको कि 4 बोर्ड को दे दिया गया था, 4 बोर्ड अलग अलग, जो कि चाय का, तंबाकू का, कहवा का, और उनका मिलान करने के लिए पूछ लिया गया था कि किस राज्यों में इनका हेडक्वार्टर है। तो केंद्रीय रेशम बोर्ड आपके बंगलुरु कर्नाटक में स्थापित है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत रेशम की सभी 4 किस्मों को कह दीजिए चाहे 5 कह दीजिए, क्योंकि टसर में यहाँ पे क्या होता है 2 कैटेगरी डिवाइड हो जाती है। तो मलबरी, जिसको हम लोग सहतूती रेशम भी कहते हैं, टसर, एरी और मूंगा, इन सभी चारों वाणिज्यिक किस्मों का उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है। हालांकि भारत विश्व के स्तर पे टोटल रेशम के प्रोडक्शन में कितने पे आता है? दूसरे नंबर पे आता है, क्योंकि चाइना पहले पे आता है। लेकिन हम देखते हैं कि चाइना हो गया, दुनिया के और भी देश हो गए, ये चारों किस्म का प्रोडक्शन नहीं करते। कोई एक किस्म का कर रहा है या कोई 2 किस्म का कर रहा है, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे के पूरे चारों किस्मों का प्रोडक्शन कर रहा होता है। तो चलिए इसके भी और आंकड़े को कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि भारत कच्चे रेशम सहतूत वाले का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और देश के समस्त वाणिज्यिक रेशम का 70% सहतूत रेशम ही उत्पादित होता है। हालांकि अगर हम बात करें सहतूत और गैर सहतूत वाले उत्पादन में, तो कर्नाटक का यहाँ पे 32.1% दे रहा है, लेकिन इसका आंकड़ा और भी बढ़ चुका है। क्रम वही है, कर्नाटक ही पहले नंबर पे आ रहा है, प्रतिशत को छोड़ दो। सेकंड नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश है और तीसरे नंबर पे आपका असम एवं बोडोलैंड एक साथ आते हैं। और तो और भारत विश्व में लाख का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। हालांकि वर्तमान में झारखंड जो है कि लाख का सबसे बड़ा उत्पादक है। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, फिर एमपी वगैरह ये सब आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये देख लिया। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको मिलान करने वाली चीजें हैं, एक तो ये पीडीएफ पता नहीं बहुत स्लो काम कर रही है आज। चलिए यहां पर अगर आप देखोगे तो देखो 2021-22 से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको याद भी नहीं करना है। बस इतना जान लो कि कौन कौन से प्रमुख रेशम हैं जो कौन कौन जो है कि क्षेत्रों में सबसे अधिक होता है। आप खुद ही देख लोगे, आंसर आपको पता चल जाएगा। कि टसर रेशम की बात करूं मैं, टसर रेशम एक होता है ट्रॉपिकल टसर रेशम और एक होता है आपका, उसका उत्पादन मणिपुर करता है, लेकिन ट्रॉपिकल टसर रेशम का उत्पादन सबसे अधिक झारखंड करता है। और झारखंड का जरा प्रतिशत देख रहे हो 71.9%। तो आपको लगता है कि कोई दूसरा राज्य भी इसके नजदीक आ पाएगा टसर रेशम में? तो नहीं। तो प्रतिशत कितना भी रहे, लेकिन टोटल प्रोडक्शन झारखंड में सबसे अधिक होता है टसर रेशम का। दूसरा अगर आप देखोगे ईरी रेशम का, तो असम और बोडोलैंड का योगदान देखो 74%। कोई भी दूसरा राज्य इसके आसपास नहीं भटक पाएगा। मूंगा रेशम को देख लो, मूंगा भी असम और बोडोलैंड में होता है लगभग 82.7%। और सहतूत रेशम, जिसको मलबरी रेशम भी कहा जाता है या कच्चा रेशम भी, ये कर्नाटक में 43.7% है। और सेकंड नंबर आपका आंध्र प्रदेश है, लेकिन काफी गैप है इनमें, लगभग 10% का गैप है। तो ये चीजें आपने देख ली कि अगर इन शॉर्ट पूछा जाए, मिलान करने के लिए भी आ जाता है कि टसर रेशम कहां पे? झारखंड। ईरी रेशम असम, मूंगा रेशम असम, या फिर बोडोलैंड भी आ सकता है ऑप्शन में, और सहतूत रेशम आपका कर्नाटक हो जाएगा। केंद्रीय रेशम बोर्ड जो है कपड़ा मंत्रालय के अधीन काम करता है और इसका हेडक्वार्टर बंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। तो ये आप
आपकी आज की पूरी क्लास हो गई। और ये जो खनिज उत्पादन है दोस्तों, ये मैंने आपको पहले ही क्लास में कंप्लीट करा दिया था, बिल्कुल अपडेटेड चीज़ों के साथ। और सुदर्शन गुज्जर सर की उसमें मैंने पीडीएफ को भी यूज किया था, क्योंकि उनका जो आंकड़ा था यूपीएससी का जो प्रीलिम्स हुआ था अभी 15 जून का, उससे जस्ट पहले का था, बिल्कुल लेटेस्ट था, और मैंने उसको क्रॉस चेक भी किया था। तो आप उनकी क्लास को भी देख सकते हो, जो मैंने पहली क्लास कराई है खनिज पे, दूसरी एग्रीकल्चर पे, तीसरी आज ही हमारी बागवानी पे है। चौथी क्लास के लिए आप लोगों को 2 टॉपिक मैंने दे दिए, फॉरेस्ट रिपोर्ट पे, या फिर आप अगर चाहते हो कि मैं रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करूं, यानी उस पे जो है कि क्लास बनाऊं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं होगी, क्लास के साथ आप लोग काफ़ी चीज़ों को सीख चुके होंगे मैंने कनेक्ट करके जिस तरीके से बताया। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करके जाना दोस्तों, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि समीक्षा अधिकारी और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की पूरी तैयारी हो रही है यहाँ पे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे घटना चक्र शॉर्ट नोट्स भी देखने को मिलेंगे प्लेलिस्ट में जाके, टेस्ट पेपर भी आप देख सकते हो यहाँ पे, जो मैंने लगभग 20 से 22 टेस्ट पेपर करा दिए हैं। करंट अफेयर्स आप घटनासार की हैंड रिटन नोट्स देख सकते हो। 2-4 दिनों में आपकी आई दृष्टि मैगजीन आ जाएगी, तो उसके भी हैंड रिटन नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।